Hello everyone and namaste students. I'm Shani Gupta and welcome to my channel The Shining Stars. तो कैसे हैं मेरे शाइनिंग स्टार्स? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे. ओके आपको पता है कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने यूनिट 6 दैट इज थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स हमने स्टार्ट करा था और उसमें हमने स्टडी किए थे कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, डाइकोटमस मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, मीन्स पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स में हम प्रेजेंस की बात करते हैं और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स में हम एब्सेंस की बात करते हैं. ठीक है, दैट मीन्स ए अल्फा बीटा एंड गामा की. क्लियर? कॉम्बिनेशन में हम किस तरह से इनको स्टैंड फॉर करते हैं. ठीक है, ए बी सी क्या मतलब है, ए बी सी की अगर क्लास फ्रिक्वेंसी हम लें तो इसका क्या मतलब है, ए बीटा की क्लास फ्रिक्वेंसी लें तो इसका क्या मतलब है. ठीक है, उसके बाद हमने क्लास फ्रिक्वेंसी स्टडी किया कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस अंडर ब्रैकेट्स होती हैं उन्हें हम क्लास फ्रिक्वेंसी कहते हैं. क्लियर? उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ क्लासेस किया कि अगर एक क्लास फ्रिक्वेंसी में कौन सा ऑर्डर है वो कैसे पता चलेगा. अगर उसमें एक ही एट्रीब्यूट है दैट मीन्स क्लास ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर उसमें दो एट्रीब्यूट्स है दैट मीन क्लास ऑफ सेकेंड ऑर्डर, अगर तीन एट्रीब्यूट्स है तो क्लास ऑफ थर्ड ऑर्डर, अगर फोर एट्रीब्यूट्स हैं सपोज करो ए बी सी डी तो क्लास ऑफ फोर ऑर्डर, और अगर उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है दैट मीन इट इज़ द क्लास ऑफ जीरो ऑर्डर दैट इज एन. एन इज योर पॉपुलेशन. क्लियर? ओके. उसके बाद हमने स्टडी किया था फॉर्मूला क्या है जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑर्डर की क्लास फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हमने फॉर्मूला स्टडी किया था दैट इज एन सी आर इंटू टू रेस्ट पर आर. ओके, तो इसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट करे थे कुछ. अगर आपको सपोज करो बताया गया हो कि भाई नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लासेस क्या है थ्री एट्रीब्यूट्स के लिए, आपको पता है कि थ्री क्या हो गया एन, और ये जो नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर क्लासेस मीन्स योर आर. ठीक है, आर इज इक्वल्स टू टू. तो आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके इसमें वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अंडर योर this theory of attributes is how to determine the number of classes, how to explain the number of classes. ये हम आज से स्टार्ट करते हैं. ओके, जब भी हम एक एट्रीब्यूट की बात करते हैं ना, जैसे ए हो गया आपका वन एट्रीब्यूट, अब ये जो ए वन एट्रीब्यूट है अब इसकी एब्सेंस कौन शो करेगा. आपको पता है ए की एब्सेंस कौन शो करता है, एल्फा. दैट मीन्स अगर हम एक ही एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो इसमें तो यहाँ तो एक ए होगा और यहाँ इसके साथ एक एल्फा होगा. ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन में से ही ये दोनों निकल के आते हैं, इसलिए हमारे पास थर्ड कौन सा हो जाएगा, एन. समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, अभी टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट इसको समझने की कोशिश करो. जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर करवा दूंगी. ओके, तो वन एट्रीब्यूट मीन्स हम सिर्फ ए की बात कर रहे हैं. ए हो सकता है या सिर्फ हम बी की बात करें, मीन्स एट अ टाइम हम सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट ले रहे हैं. इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, वॉट एवर यू नेम इट. क्लियर? तो एक एट्रीब्यूट के केस में एक तो ए होगा, एक तो एल्फा होगा, एक तो एन होगा. एन मीन्स टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन में से ही मेल्स निकल के आए हैं, टोटल पॉपुलेशन में से ही फीमेल्स निकल कर आए हैं. समझ आ रहा है आपको? जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊँ कि सपोज वी हैव पॉपुलेशन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हो आप. अब हो सकता है इस द शाइनिंग स्टार्स इंस्टीट्यूट में अकेडमी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं लेट अस सपोज 100. ओके, अब इन नंबर ऑफ 100 स्टूडेंट्स में हमारे पास जो है 80 जो है फीमेल्स हैं और 20 क्या है मेल पर्सनस हैं. क्लियर? दैट मीन्स हमने एक ही एट्रीब्यूट लिया ना मेल का, तो मेल्स का मुझे पता चल गया कि 80 है. दैट मीन्स अब जो मेल्स नहीं है, जो मेल्स की एब्सेंस शो कर रहे हैं दे आर 20 इन नंबर, तो दीज आर फीमेल्स ऑब्वियसली. क्लियर? तो ए हो गया, ये वाला ए आ गया, ये आपका एल्फा आ गया, और एक जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स ये आपकी एन आ गई. क्लियर? तो एक एट्रीब्यूट्स के केस में आपके पास तीन ही क्लासेस होंगी. तो नंबर ऑफ क्लासेस बताना है आपको कि हर एक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रहती है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सो फॉर टू एट्रीब्यूट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस आर. टू एट्रीब्यूट्स के लिए हमारे पास होती है, अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए ना, देखो एक ए हो गया और दूसरा बी हो गया. ठीक है, जैसे सपोज करो ए स्टैंड्स फॉर मेल्स एंड बी स्टैंड्स फॉर लिटरेसी.
क्लियर। अब इनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अब इनका एक तो ए हो गया, ठीक है, एक हो गया ए का एब्सेंस मीन्स एल्फा, क्लियर, एक हो गया बी ये वाला, अब बी का एब्सेंस भी शो करना है दैट मीन्स बीटा, क्लियर। अब इनके हो गए, ये तो हो गए अलग अलग से, अब इनके कॉम्बिनेशंस बनेंगे, एक हो गया ए बी, क्लियर, ए बी, एक हो गया अल्फा बीटा दैट मीन्स अल्फा बीटा, इसके साथ ए के साथ बन गए दोनों के। अब हम इसको ले लेते हैं, एक हो गया अल्फा के साथ हम बी ले लेंगे, ठीक है, और एक अल्फा के साथ बीटा हो गया हमारे कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गए 8 कॉम्बिनेशन जो कि ए बी को बना के। लेकिन ये ए बी आया कहाँ से, एन से, दैट मीन्स एन तो नंबर ऑफ क्लास ऑफ जीरो ऑर्डर साथ साथ चलेगा ही चलेगा। ये जो एन है इसको आप कभी भी फॉरगेट नहीं कर सकते, ये हर किसी नंबर ऑफ क्लासेस में ये साथ रहेगा ही रहेगा। 8 कॉम्बिनेशन जितने भी आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो अलग से बनेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ एन ऑटोमेटिकली आपको पता है अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये एन साथ रहेगा ही रहेगा, क्लियर। ये तो हो गई 2 और 3, अगर 3 एट्रीब्यूट्स लेते हैं वी हैव 27 क्लासेस, क्लियर। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैं आपको क्वेश्चन में पूछूं 4 बताओ, 4 एट्रीब्यूट्स के लिए बताओ कितने नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, 5 एट्रीब्यूट्स के लिए बताओ कितने होंगे, 10 एट्रीब्यूट्स के लिए बताओ कितने नंबर ऑफ क्लासेस हो, तो हमें क्या है कि हम इतना कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन्स इतने में क्लासेस बताने चलूँ, अगर मुझे 27 क्लासेस बनानी पड़े तो ये क्वाइट टफ हो जाएगा कि कोई ना कोई हो सकता है मैं क्लास मिस कर दूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ क्लासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर अ गिवन नंबर ऑफ क्लासेस इज 3 रेज़्ड पावर n, क्लियर। ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का फॉर द नंबर ऑफ क्लासेस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 रेज़्ड पावर n, आपको ये सारे फॉर्मूलेस ने याद रखना है कि यहाँ पे NCR इंटू 2 ऑर्डर ऑफ क्लासेस के लिए अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला, लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपको कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है। और अभी जैसे ही हम ये 2-3 टॉपिक्स, एक अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है, ये वाला टॉपिक भी जैसे ही हम कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको मेमोराइज करने हैं ये सबके अलग अलग फॉर्मूलेस, कैसे पता चलेगा कि 3 रेज़्ड पावर, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे मुझे 2 रेज़्ड पावर n लगाना है, कहाँ मुझे 3 रेज़्ड पावर n लगाना है, कहाँ मुझे NCR वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी, इंसान जब अंडर एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस प्रेशर हमारे ब्रेन में आ जाता है, ना चाहते हुए भी वो आ जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। तो नॉट टू वरी, अभी हम इस डाउट को भी क्लियर करेंगे, क्लियर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो किसी भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए अगर आपको देखना है कि उसके टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, वो आपको इसी फॉर्मूले की हेल्प से करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला n क्या है आपका, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, लिख सकते हो आप कि n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अदरवाइज n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जैसे ये वाला है। अब कितने नंबर n क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, तो 3 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल्स टू 3, आ गया 3, ठीक है, a अल्फा n, क्लियर। अगर मुझे बताना है ट्रू एट्रीब्यूट्स के लिए तो मुझे आएगा n इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 3 रेज़्ड पावर 2, तो कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया, क्लियर। तो 3 अगर हमने 2 एट्रीब्यूट्स लेना है तो 3 रेज़्ड पावर 2 करेंगे, जिससे दूसरे आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्लासेस बनने वाली हैं, 9 क्लासेस बनेगी, क्लियर। और आपको क्वेश्चंस जो है ना जो एक्सप्लेन करने वाले वो सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स के केस में आते हैं, लेकिन यहाँ से अगर ये फॉर्मूला हम यूज़ करें तो यहाँ से आप कोई भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए बता सकते हो नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 एट्रीब्यूट्स के केस में बताओ तो क्या करोगे, n की पावर क्या हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 3 रेज़्ड पावर 4, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो आगे यहाँ पे 81, क्लियर, ओके। अगर मैं 6 एट्रीब्यूट्स लूँ या अगर मैं 3 रेज़्ड पावर 5 करूँ, मीन्स आपको मैं बोलूँ कि 5 एट्रीब्यूट्स के लिए बताओ मुझे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होगी, दैट मीन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, क्लियर, दैट मीन्स 243 क्लासेस बनेगा। अब क्या ये आप बना सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन तो आएंगे कि बताओ भाई इनका प्रेजेंटेशन कैसा है, नहीं, आपको जस्ट ये न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना है,
क्लियर। अब जैसे यहाँ पे 6 एट्रीब्यूट्स के केस में पूछा गया है कि 6 एट्रीब्यूट्स के केस में बताओ नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, तो सिंपली 3 रेज़ टू 6 इज इक्वल्स टू 729 81, ठीक है। 243 इंटू 3 करोगे तो 729। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ना अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, ये कहता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो होती है ना क्लास फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट ऑर्डर की, हर एक नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए उस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में हाईएस्ट ऑर्डर की कितनी क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो अगर उनको मुझे डिटरमाइन करना है तो उसे हम बोलते हैं अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि जैसे हमारे पास एक एट्रीब्यूट अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम एक ही एट्रीब्यूट लें तो एक एट्रीब्यूट के केस में हाईएस्ट ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो क्लास फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे दो ही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, एक ए होगा एक अल्फा होगा, ठीक है। तो अल्फा और ए आपकी होगी क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। समझ आ रहा है आपको। अब मुझे हाईएस्ट ऑर्डर बताना है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर नहीं बताना है, मुझे हाईएस्ट ऑर्डर बताना है कि हर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में हाईएस्ट ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसीज कौन सी होंगी। क्लियर, तो वो होंगी मेरी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हाईएस्ट ऑर्डर की मानी जाएंगी उन्हें हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कहेंगे। क्लियर, जैसे कि यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है, अब आप देखो 1 ज़्यादा होगा या 2 ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखी हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में करो कि यहाँ पे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है। ये ब्रैकेट्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ए है, अल्फा है, बी है, बीटा है या ये वाली है। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर किस में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किस में है, इन चारों में है या इन चारों में। आपको पता है सेकंड ऑर्डर जो है यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी है जो वो हाईएस्ट है, ठीक है। दैट मीन ये जो सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं दीज आर योर हाईएस्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि एक से ज़्यादा दो है यहाँ पे, हर किसी में 2 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं ये यहाँ पे आपकी, ये जो ए बी है, ए बीटा है, अल्फा बीटा है, दीज आर योर हाईएस्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। दैट में कितनी नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज है, 4 है इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स, 2 है इन द केस ऑफ 1 एट्रीब्यूट। क्लियर, तो इस तरह से आपको हाईएस्ट ऑर्डर बताना है। और ये भी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जब भी अगर हम 2 एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर हमेशा 2 ही होगा, सेकेंड ऑर्डर क्लासेस ही हाईएस्ट ऑर्डर की होंगी। अब वो 4 हो सकती है जितनी भी, वो आप कैलकुलेट करके बता। अगर 3 एट्रीब्यूट्स का केस पूछ रही हूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर जो होगी वो थर्ड ऑर्डर की ही होगी, ठीक है। थर्ड ऑर्डर की जो क्लास फ्रीक्वेंसीज होंगी हाईएस्ट ऑर्डर वही होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे देखो 3 एट्रीब्यूट्स हो गए ना ए बी सी। अब इसमें फोर्थ ऑर्डर क्लासेस ऑफ थर्ड ऑर्डर मीन्स 3 ऑर्डर की ही जो क्लासेस होंगी वही आपकी हाईएस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसमें डी तो नहीं आ सकता ना, तो फोर्थ ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह के अगर ऑप्शंस आपके इक्वेशन में होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही माइनस हो गए, क्योंकि 3 एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो फोर्थ ऑर्डर तो क्लास फ्रीक्वेंसी हो ही नहीं ना सकती वहाँ पे, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 5th ऑर्डर की क्लास फ्रीक्वेंसी हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 3 के केस में हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो 3 ही होगा। 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी 4, ठीक है। तो 4 नहीं होगा। क्लियर है। अगर मैं 2 एट्रीब्यूट्स की बात कर रही हूँ तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 2 का ही होगा, 3 का नहीं हो सकता, क्योंकि एट्रीब्यूट्स से अगर 2 ले रही हूँ तो मैं थर्ड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज किसको देख के बनाऊंगी। समझ आ रहा है आपको। देखो जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स है ना ए बी, तो अब मैंने अल्फा ए ये बना लिए सारे कॉम्बिनेशन। अब मैं कोई कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकती हूँ कि ए बी सी थर्ड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैंने बात ही 2 एट्रीब्यूट्स की करी है, तो मैं थर्ड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे बनाऊंगी, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये जस्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे लगा बताना चाहिए। क्लियर। अब क्या है फॉर्मूला, क्या होगा फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी। अभी ये सारी टर्म्स जो है ना, मैं आपको एक कंटिजेंसी टेबल होता है उसकी हेल्प से ये सारी टर्म्स आपको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अभी जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझो।
ओके, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2n, ये याद रखना है आपको। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस के लिए 3n, ऑर्डर ऑफ क्लासेस के लिए NCR इंटू 2r, लेकिन टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के लिए 2n। क्लियर? ओके, देखो जैसे अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं तो उसके केस में आपको पता चल गया ना अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी है। नंबर n मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, हियर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज 4, और यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना 4 ही थे ये वाले। ठीक है, क्लियर है आपको? अगर मैं 6 एट्रीब्यूट्स लूँ तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स लूँ, ठीक है, तो 4 के केस में कितना हो गया 2⁴, तो दैट मीन्स 16। 2 को 4 बार आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 4 4 16। अगर जैसे मैंने ऊपर बोला 6 एट्रीब्यूट्स का, ये आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में करके दे सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो आपको 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। 2 टू द 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 16 4 ज़ा 32। अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि फटाफट से कैलकुलेशंस करनी है। क्लियर? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर ऑफ क्लासेस एंड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। ओके, तो आज हम थोड़ा सा लेक्चर छोटा ही रखेंगे, एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है, तो आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाओ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस बिटवीन क्लास फ्रीक्वेंसीज इन द केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स। ये मैं आपको कह रही थी, मैंने आपको बोला जब भी आपको एग्जाम्स में इस तरह से अब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 2 एट्रीब्यूट्स के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 एट्रीब्यूट्स के केसेस हैं इसमें आपको ये कुछ रिलेशंस है जो कि आपको याद रखने हैं। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है कि n इज इक्वल्स टू n की वैल्यू अगर क्या, n मीन्स आपकी पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन, दिस इज इक्वल्स टू a प्लस एल्फा। ये a प्लस एल्फा भी हो सकती है अगर हमने a एट्रीब्यूट लिया है, ये b प्लस बीटा भी हो सकती है अगर हमने b एट्रीब्यूट लिया है, क्योंकि एक उसका प्रेजेंस और दूसरा उसका एब्सेंस। अब a निकालना हो तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया a प्लस एल्फा, n इज ऑल्सो इक्वल्स टू b प्लस बीटा, a इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बीटा। ठीक है, ये कैसे हो गया, दैट मीन a देखो आपका कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी, तो b और बीटा आ गया। अब b है, b को यहाँ भी रखना है, यहाँ भी रखना है, a और एल्फा, एल्फा, अब एल्फा यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी b और बीटा, क्योंकि सेम तो a के साथ नहीं आएगा ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट इज बीटा, बीटा यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, ए एल्फा, और n इज इक्वल्स टू दीज 2 टर्म्स, ठीक है, ये वाली, इन दोनों को प्लस करोगे, ये भी लिखोगे, ये भी लिखोगे, तो आपका बन गया n इज इक्वल्स टू दिस ऑल्सो। क्लियर? ये तो हो गए रिलेशन जिसकी हेल्प से आपको बाकी जितने भी क्वेश्चंस है कंटिजेंसी के वो सॉल्व करने हैं, बट आपको ये इतने रिलेशंस दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, ये वाला, इसकी हेल्प से ही आपको सारे रिलेशंस क्या होंगे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं अभी कि क्या होता है। देखो, इसकी हेल्प से आपको ना इतने फॉर्मूले जो है ना वो आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूलेस की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंटिजेंसी टेबल अभी हम स्टडी करेंगे, उसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है और कुछ फ्रीक्वेंसीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। बट आप देख रहे हो, अगर आपके कोई भी ए का अल्फा लिख दिया तो फॉर्मूला आपका गलत हो गया, बी का बीटा लिख दिया, कहीं पे भी गलती से हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ तो सब गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो लर्न कर सकता है, जिसको इजी लगता है, यू कैन गो विद दिस ऑल्सो, बट अदरवाइज मैं आपको टेबल की हेल्प से बताऊंगी कि कैसे आपको ये सारे फॉर्मूलेस वहीं पे आप यूज़ कर सकते हो, और विदाउट एनी रिमेंबरिंग ऑल दिस फॉर्मूलाज, जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल यू कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि ये है क्या, वैल्यूज़ निकालने के लिए ये फॉर्मूलाज है ना, कि अगर आपको n निकालना हो तो b प्लस बीटा करके भी निकाल सकते हो, अगर n निकालना हो a प्लस एल्फा करके भी निकाल सकते हो, b निकालना है तो ए बी प्लस एल्फा बी निकाल के कैलकुलेट करके प्लस करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ओके, तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि कंटिजेंसी टेबल जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ एक्चुअली में ये है क्या। क्लियर? तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम इसको आज वाइंड अप करते हैं।
ओके, कंटिजेंसी टेबल की अगर हम बात करें तो कंटिजेंसी टेबल को हम क्रॉस टेबुलेशन या फिर क्रॉस टैब भी कहते हैं। क्लियर? क्रॉस टेबुलेशन या क्रॉस टैब। ओके, टेबुलेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है टैब। ओके, वन थिंग, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसे हम 9 स्क्वायर टेबल भी कहते हैं या 2x2 टेबल भी कहते हैं। 9 स्क्वायर टेबल या 2x2 टेबल, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे। ओके, कंटिजेंसी टेबल में अब होता क्या है? इट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक्चुअली इट इज़ अ, ठीक है, हम इसमें क्लास फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी कहते हैं। क्लियर? अब इसमें होता है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज़ किया था? इसको यूज़ किया था कार्ल पियर्सन ने इन 1944, पब्लिश किया था इसको एक्चुअली में। ठीक है, तो इट वॉज फर्स्ट यूज बाय कार्ल पियर्सन। क्लियर? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ऑब्वियसली ऊपर आपको मैंने बताया ना, रिलेशंस में ये रिलेशनशिप्स बताते हैं बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। क्लियर? बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। और इसमें होता क्या है? पॉजिटिव। अब इसमें जो क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, या फिर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जितनी भी है ना वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेरी टेबल। तो कंटिजेंसी टेबल में क्या है? हम रिलेशंस देखते हैं बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, हो सकता है 3 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी 2 एट्रीब्यूट्स की ही बात करेंगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी 2 एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड ही आते हैं। ओके, सो 2 एट्रीब्यूट्स के केस में जितनी भी, अगर मुझे पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज जाननी है, मुझे नेगेटिव जाननी है, या मुझे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज को देखना है, तो वो मैं देख सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस कंटिजेंसी टेबल। क्लियर? ओके, इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसा है? इस तरह से आप देख सकते हो। क्लियर है? देखो, अब इसको आपको याद, जितने भी आपको क्वेश्चंस आए ना कि ए गिवन है, बी गिवन है, अल्फा बी गिवन है, तो फाइंड आउट द रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज। तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट से ये टेबल बना लेना है। अब ये टेबल कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे खाली स्पेस है ना, यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर ए लिख लिया, फिर यहीं पे साथ में अल्फा लिख लिया, यहाँ पे साइड पे बी लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया बीटा। क्लियर? यहाँ पे लिख लिया टोटल, और यहाँ पे भी, रुको 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, बी बीटा, क्योंकि नीचे टोटल भी लिखना है। ओके, तो यहाँ पे भी आ गया एक टोटल। ये अब आपके पास बन गए, देखो ये देखो, अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये वाली, अब ये ए और बी क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन ए बी। ठीक है, एक क्लास फ्रीक्वेंसी मिल गई हमारे। हमने 2 एट्रीब्यूट्स लिए ना, एक हो गया ए और एक हो गया बी। अब ए का एब्सेंस कौन शो कर रहा है? अल्फा। बी का एब्सेंस कौन शो कर रहा है? बीटा। इसलिए मैंने ऊपर ए अल्फा ले लिया और नीचे मैंने बी और बीटा ले लिया। समझ आया आपको? तो ये कॉम्बिनेशन बन गया ए बी। अब ए और अल्फा और बी क्या बनेगा? अल्फा बी। समझ आया आपको? अब ए और बीटा क्या बनेगा? ए बीटा। समझ आया? अल्फा और बी क्या बनेगा? अल्फा बीटा। क्लियर? ये हो गए 4 हमारे पास, इसलिए इसको हम 2x2 टेबल कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये आपके कॉलम्स हो गए 2 और ये आपकी 2 रोज होगी, इसलिए इसे हम 2x2 टेबल कहते हैं, जो कि ऊपर मैंने बताया था ना आपको कि इसे 2x2 क्यों कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसे हम 2x2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हम लिखते हैं ना मैट्रिक्स में 2x2, तो इसलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन भी बोला गया कि इट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? ओके, अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओहो, फिर से लिख देते हैं फटाफट। देखो कितना टाइम लगेगा। ए अल्फा, बी बीटा एंड टोटल। लगा कोई टाइम? कॉम्बिनेशन बनाने, ए बी बन गया। ठीक है, अल्फा बी बन गया, ए बीटा बन गया, अल्फा बीटा बन गया, यहीं से देख देख के। ठीक है, इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन, इसको इसके साथ। अब ये हो गया यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी टोटल। टोटल देखो, ये ए का टोटल है ना, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन यहाँ पे ए आएगा। यहाँ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था कि यहाँ का जो टोटल करते हैं वो रो टोटल होता है, और ये वाला जो टोटल है ये कॉलम का टोटल है। ठीक है, तो कॉलम में क्या लिखा है यहाँ पे? ए, दैट मीन ये जो कॉलम है एक है, तो इसलिए आ गई ए फ्रीक्वेंसी। ये अल्फा है, दैट मीन्स यहाँ पे आ गई अल्फा की फ्रीक्वेंसी। क्लियर?
यहाँ पे अब टोटल किसका आएगा, बी, दैट मीन ये बी का टोटल है, तो बी के आगे क्लास फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने लिखे हैं ये सिर्फ हमने टाइटल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे ये कॉलम हेडिंग्स होगी, ये रो हेडिंग्स हो गई, ओके। और ये अंदर सारा डेटा है आपके आइटम्स ऑफ द सेल बॉडी, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है बीटा, तो यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, बीटा। और ये टोटल बी प्लस बीटा ए प्लस एल्फा इज इक्वल्स टू एन। अब समझ आया आपको, वो रूल समझ आ रहे हैं। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एल्फा भी हो सकता है, एन इज इक्वल्स टू बी प्लस बीटा भी हो सकता है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बीटा। अब आप देखो ऊपर रिलेशंस अपने साथ रखो उसका स्क्रीनशॉट, और ये आप चेक कर सकते हो। ए बी, आप पॉज करके ऊपर देखो, यही फॉर्मूलेज आपको देखने को मिलेंगे। ए इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बीटा, ठीक है। थोड़ा क्लमजी हो गया है बट प्लीज समझना। अब देखो ये जो अल्फा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये जो अल्फा है, अल्फा इज इक्वल्स टू ए अल्फा बी एंड अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, क्लियर। अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा बी प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ऊपर आप रिलेशन चेक करोगे, देखो आपको यही देखने को मिलेगा। अब मुझे अगर बी निकालना है, बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी प्लस अल्फा बी, ठीक है। बीटा निकालना हो, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, ओके। एंड दिस एन इज इक्वल्स टू बी प्लस बीटा ऑल्सो, ये भी हो सकता है। या फिर दिस एन इज इक्वल्स टू दीज फोर टर्म्स, ए बी प्लस अल्फा बी ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्लियर। तो देखो ऊपर जितने भी फॉर्मूलेज है वो आपको यहाँ पे सारे क्लियर हो गए, तो आपको अलग से उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से आपको ये वाला टेबल बनाना है, और आप सारे फॉर्मूलेज जो देखो कितने हार्डली 10 सेकेंड्स लगते हैं। अगर आप बनाने पे जाओ, एक बार ट्राई करो अटेम्प्ट, तो आप देखना हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, सॉरी सेकेंड्स लगेंगे आपको इस कंटिजेंसी टेबल को बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1। हालांकि यहाँ पे देखने में रेक्टेंगल्स लग रहे हैं बट इग्नोर इट, तो यहाँ पे अदरवाइज ये स्क्वायर्स हैं, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए 9, इसलिए इसे 9 स्क्वायर टेबल भी कहते हैं। अब समझ आया, कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल है, ओके। तो 2x2 बोलते हैं जब हम सिर्फ इतना कॉलम लेते हैं और रोज लेते हैं, तो हो गया 2x2। लेकिन जब हम पूरा एक्सपैंड करते हैं, हम अल्फा बीटा को भी साथ में काउंट लेकर चलते हैं, टोटल पॉपुलेशन को भी क्लास इंक्लूड करते हैं, इसलिए 9 स्क्वायर टेबल बोला जाता है, ठीक है। इसलिए 2 एट्रीब्यूट्स के केस में 9 क्लासेस होती है। अब आपको दिख गई ना 9 क्लासेस, ए भी हो गया, अल्फा बी भी हो गया, बीटा भी हो गया, बीटा भी बी भी आ गया, ए बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया, ए भी आ गया, अल्फा भी आ गया, एंड एन भी आ गया, ओके। तो इसके साथ हो गया ये आपका कंटिजेंसी टेबल, क्लियर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपने देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, नंबर ऑफ क्लासेस भी देख ली, उसके बाद अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज भी देख लिया, उसके बाद कंटिजेंसी टेबल भी देख लिया, ठीक है। कल हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद एक और लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर्स में इस यूनिट को हम वाइंड अप कर देंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मैंने बोला ना कैसे आपको मेमोराइज करना है नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज के लिए। अल्टीमेट क्लास कब पता चलेगा कि मुझे 3n लगाना है, कब पता चलेगा 2n लगाना है। देखिए एक एक करके बताते। जब मुझे नंबर ऑफ क्लासेस देखनी होगी ना, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको टेबल में बना के बताया ना, देखो अब टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 2 एट्रीब्यूट्स के केस में आपको समझ आ गया ना कि 9 क्लासेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन हमने 1 एट्रीब्यूट का केस देख के चलना है। ये जस्ट मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ हाउ टू मेमोराइज इट, क्लियर। आपको अंडरस्टूड है कि 1 एट्रीब्यूट्स के केस में वी हैव 3 नंबर ऑफ क्लासेस टोटल, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको एनी ऑर्डर क्लास नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए, अगर आपको एनी ऑर्डर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए, तो आपके लिए अंडरस्टूड है फॉर्मूला हो जाएगा 3n। तो 3n को आपको याद रखना है। 3 कहाँ से आया, क्योंकि एक एट्रीब्यूट के केस में 3 नंबर ऑफ क्लासेस होती है, इसलिए मेरा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया 3, और ऊपर जितना मर्जी अब n हो वो मैं लगा के कैलकुलेट कर सकती हूँ। समझ आया आपको, अंडरस्टूड होना चाहिए। मेरे दिमाग को एकदम से सिग्नल मिल जाए, यार इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, दिमाग में ब्रेन में सिग्नल आया कि यार एक एट्रीब्यूट के केस में मैम ने बताया था 3 नंबर ऑफ क्लासेस होती हैं, दैट मीन्स 3n ही रहेगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के लिए बात करो।
अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के केस में, वन एट्रीब्यूट के केस में अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होती हैं? अल्टीमेट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज ए एंड अल्फा। ठीक है, एक प्रेजेंस की बात कर रहा है, एक एब्सेंस की बात कर रहे हैं। क्लियर? दैट मीन कितनी है? फर्स्ट ऑर्डर एक वन एट्रीब्यूट के केस में कितने नंबर ऑफ क्लासेस हैं? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज ओनली 2, टोटल हो जाती है 3, लेकिन अल्टीमेट कितनी है? सिर्फ 2। अल्टीमेट बताता है हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? 1 and 2, इसलिए फॉर्मूला बन गया 2n। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट का केस लेके आप अपना फॉर्मूले को याद रखोगे। अगर नंबर ऑफ क्लासेस है, अल्टीमेटली मेरे ब्रेन को सिग्नल मिल जाए यार एक एट्रीब्यूट के केस में 3 होती है तो 3n हो गया। अगर अल्टीमेट याद रखनी है मतलब एक एट्रीब्यूट के केस में 2 होती है, दैट मीन्स फॉर्मूला बन गया 2n। तो उसकी हेल्प से आपको अब जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स पूछा गया है कि आपको 4 एट्रीब्यूट्स पूछे, बताओ कि आपके अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी होगी, तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 2n अब मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? अब ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जाननी हो तो उसके लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला। ऑर्डर के लिए एनी ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, कौन सा है? डिफरेंस समझ आया अब आपको सबको कि अगर 2 एट्रीब्यूट्स केस है तो उसमें अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस, अब आप देखो यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल की हेल्प से, ये ना 2 एट्रीब्यूट्स का केस। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज कौन सी, तो कितनी होगी? 1 2 3 and 4। आ गया 4। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट भी किया है ना, ऊपर आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसमें बोलूँ 2 एट्रीब्यूट्स के केस में सेकेंड ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी है? सेकेंड ऑर्डर की तो कितनी है? 1 2 3 and 4, अगेन इट इज इक्वल्स टू 4। आया समझ? अब मैं आपको थर्ड ऑर्डर पूछूं 2 एट्रीब्यूट्स के केस में, तो क्या वो पॉसिबल है? थर्ड ऑर्डर तो हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने बोला था कि 2 एट्रीब्यूट्स के केस में हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो सेकंड ही होगा। अब जो जितनी सेकंड ऑर्डर की फ्रीक्वेंसीज होगी दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? So this is all about today's lecture. Let us wind up over here only, and from tomorrow I will continue this contingency table with some questions, and then we'll conclude with your consistency of data, और कोशिश करेंगे एक या दो lectures में ये wind up हो जाए। Clear? So this is all about today's section. I really hope you all are taking care of yourself. Do take care of your family also and prepare well for the exam. Thank you.